ए और बी अगर कॉलीनियर है तो बी कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा मैथमेटिकल लैंग्वेज मैंने बोल दी। अब आपको एक बिल्कुल स्पष्ट लैंग्वेज में आपको समझाएं तो अगर ए और बी अगर कॉलीनियर होते हैं ना तो हमेशा एक वेक्टर, मतलब एक वेक्टर में आपको एक स्केलर मल्टीप्लाई कर दो तो हमेशा दूसरा वेक्टर मिल जाएगा कॉलीनियरिटी की कंडीशन में, तब हम कह देंगे ए और बी कॉलीनियर है। ठीक है, सपोजिंग एक वेक्टर ए है आपके पास आई -2j प्लस 3k, और दूसरा वेक्टर है बी आपके पास -2i प्लस 4j -6k। ठीक है, अब मैं पूछूं अगर आर ए एंड बी कोलिनियर, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आप इमीडिएटली देखेंगे कि ए में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूं, -2 मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर विल गिव मी बी वेक्टर, ये हमारा लैम्डा हो गया, -2 विल एक्ट एज लैम्डा। तो मैंने देखा आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए कि कोई भी दो वेक्टर्स कोलिनियर हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो मैंने एक ए वेक्टर लिया, एक बी वेक्टर लिया, एंड आई लुक अपॉन कि ए वेक्टर में अगर मैं -2 मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे बी वेक्टर मिल जाएगा। नाउ -2 विल एक्ट एज लैम्डा, तो मैंने देखा ए वेक्टर में लैम्डा मल्टीप्लाई करके आई एम गेटिंग द नेक्स्ट वेक्टर। तो यानी कि ए एंड बी आर कोलिनियर, दिस इंप्लाइज ए एंड बी आर कोलिनियर। तो कोलिनियरिटी ऐसे चेक करते हैं हम। अगर ये वाला थोड़ा टफ लग रहा है आपको, कैसे चेक करेंगे, क्या स्केलर मल्टीप्लाई करके आ रहा है, तो आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, दोनों वेक्टर्स के आप कंपोनेंट्स आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो। B1 किसी का भी कर लो, चाहे ए का ऊपर कर लो चाहे बी का ऊपर कर लो, मैं सपोजिंग बी का ऊपर कर लेती हूँ, -2 अपॉन B1 अपॉन A1, ठीक है, इज इक्वल्स टू B2 अपॉन A2, यानी कि 4 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू B3 अपॉन A3। समझ रहे हैं, और ये आप सभी देखें कैंसिल करके -2 आ रहा है, आ रहा है ना -2, तो यानी कि ये प्रोपोर्शनल हो गए, दीज आर प्रोपोर्शनल, सभी को कैंसिल करके -2 आ रहा है, एंड -2 विल एक्ट एज लैम्डा। तो ये एक और कंडीशन आपको मैं बता देती हूँ, इफ योर B1 अपॉन A1 is equals to B2 upon A2 is equals to B3 upon A3 is coming out to be equal to any lambda, any scalar। कई बार होता है ना, ये कट करके तो कोई और स्केलर आ रहा है, ये कट के कोई और आ रहा है, ये कट करके कोई और आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, तीनों को कैंसिल करके अगर सेम स्केलर आए देन वी से दैट ए एंड बी आर कोलिनियर। ठीक है, आ गई कोलिनियर की कंडीशन समझ में। अब एक और रिमार्क है बच्चों, कुछ कुछ चीजें आपको पहले ही बता देती हूँ ना, तभी फिर हम क्वेश्चंस पे प्रोसीड करेंगे, बस लास्ट बात आपको बता रही हूँ, आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड विद द क्वेश्चंस। तो आपका सब्र खत्म हो जाएगा यहाँ पे कि क्वेश्चंस कब करेंगे। सो आई एम टेलिंग यू, दिस इज द लास्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू फॉर दिस एक्सरसाइज। ठीक है, अभी थियरी खत्म नहीं हुई है, आगे और भी थियरी है, लेकिन इस एक्सरसाइज के लिए अभी फिलहाल, क्योंकि दो चीजें और है अभी, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स और सेक्शन फॉर्मूला, वो अभी रोक के पहले हम थोड़ा सा क्वेश्चंस कर लेंगे। अच्छा, अब ये बात सुनो, अगर कोई एक वेक्टर आर है जिसके कंपोनेंट्स आपके डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं, एम जे प्लस एन के, तो इसके कंपोनेंट्स यानी कि एल एम और एन ये डायरेक्शन कोसाइंस ही हैं। तो अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो आर ऑटोमेटिकली क्या होगा, आर इज द यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर ही हो जाता है, ये ऑटोमेटिक सी बात है, मतलब अगर कंपोनेंट्स आपके डायरेक्शन कोसाइंस ही है ना तो यूनिट वेक्टर ही हो जाता है। ठीक है, अब ये बात बाद में कभी किसी क्वेश्चन में यूज होगी तो वहां पे बताऊंगी मैं, ये यूनिट वेक्टर क्यों हो जाता है, देखो बता देती हूँ, क्योंकि आर का मैग्नीट्यूड निकालो, आर का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो क्या करते हैं, कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम करते हैं ना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम अगर करते हैं तो वो 1 आता है, तो मैग्नीट्यूड 1 आ गया ना, यानी कि आर हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है,
चलो क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और फिर क्वेश्चंस में आपकी जो एक और चीज बतानी आपको यूज होगी तो वहीं पे बता देंगे, ठीक है। 10.1 हो गई थी। हम्म, ये देख लो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। फाइंड द वैल्यूज, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर इक्वल। इक्वल होने के लिए एक्स वाई जेड निकालो। एक्स ए वेक्टर के अंदर आ रहा है, एक्स और जेड ए वेक्टर के अंदर आ रहा है, वाई बी वेक्टर के अंदर आ रहा है। इक्वल होने के लिए कॉम्पोनेंट्स इक्वल कर देंगे। ए का कॉम्पोनेंट और बी का कॉम्पोनेंट एक्स 2 हो जाएगा, वाई वाई भी 2 के बराबर हो गया, और जेड 1 के बराबर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये वाला? बहुत आसान है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लो। एक्स 2 हो गया, वाई भी 2 हो गया, जेड 1 हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रही हूँ। हाँ, आगे चलो। एक के क्वेश्चन, अब मेन तो क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो पूछना। अब देखो, ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, वो पूछता है क्या दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, यहीं पे सॉल्यूशन देख लो, इट विल सेव टाइम और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कह रहे हैं सेम है, ये बताओ उनका मैग्नीट्यूड सेम है, पहले ही पूछता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? कंपोनेंट्स के स्क्वायर का सम कर लेते हैं ना। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, √5 आया, इधर भी √5 आया, तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। अब बच्चे सोच लेते हैं अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो वेक्टर्स इक्वल हो गए, इसीलिए उसने आगे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आर द वेक्टर्स ए एंड बी इक्वल? नहीं, इक्वल तो तभी होंगे ना जब एक एक कंपोनेंट भी इक्वल हो जाएगा। मतलब आई वेक्टर के साथ इधर तो 1 है, और बी वेक्टर में आई के साथ है 2, तो यानी कि ये दो वेक्टर्स नॉट इक्वल हैं। बस सिंपल सी बात, एक कंपोनेंट आपका मैच नहीं कर रहा तो आप कह दोगे दे आर नॉट इक्वल। सो बट द टू वेक्टर्स आर नॉट इक्वल सिंस देयर करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर डिस्टिंक्ट, मतलब नॉट इक्वल। ठीक है। हाँ, सारे तभी तो, एक ही नॉट इक्वल है तभी तो हमने कह दिया कि नॉट इक्वल है। एक भी नॉट इक्वल आ गया तो हमने कह दिया नॉट इक्वल हो गया, सारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इनफैक्ट देखो इसने शफल करा हुआ है। एक का कोऑर्डिनेट मान लो 1 2 हो गया, उसका 2 1 हो गया। बच्चे सोचते हैं 1 और 2 सेम सेम तो है, इक्वल हो गया, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ठीक है। अभी किसी ने क्या चैट लिखा है, 1 मिनट पहले वो पढ़ने दो। मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही लिखेंगे ना, हाँ मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। तो यही तो बात बता रही हूँ मैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, पूछे जा सकते हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि वेक्टर इक्वल हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड इक्वल होने के साथ कंपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली i+2j ये सेम अगर होता तो ही इक्वल कहते, और 2i+j एक और होता तो ही इक्वल कहते। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ो, अभी समझाती हूँ। हाँ, अब आप ध्यान से समझेंगे, मेरा कहने का मतलब अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो एकदम से इंटरप्ट कर देना मुझे बीच में जो चीज नहीं समझ में आए, क्योंकि मेन तो ये समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक और बात, वेक्टर में से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता। 2 चैप्टर्स है ना इसके, ये वेक्टर है, अगला 3D है। इसमें से बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, मतलब छोटे छोटे आते हैं, बड़ा क्वेश्चन आता है नेक्स्ट चैप्टर में से। तो इस पूरे में से पूरा ये जो आपका वेक्टर अलजेब्रा है, पूरा 3D मिला के इनमें से एक बड़ा क्वेश्चन तो आता ही है 4 या 6 नंबर का। तो वो किस में से आता है? उसमें से आता है, नेक्स्ट वाले चैप्टर में से। इसमें से ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर तक बनता है, 6 का नहीं बनेगा, 6 का उसमें से बनता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा 4 नंबर तक का, लेकिन 4 नंबर तक के भी ना इसमें काफी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें इस चैप्टर को तैयार रहना है।
चलो, एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। समझ रहे हो मतलब? ध्यान से समझो, हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और कोई भी एक वेक्टर निकालना है तो उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड की बात होती है ना। तो मैग्नीट्यूड तो उसने कह दिया 1 होना चाहिए और डायरेक्शन इसकी होनी चाहिए। अब इसको हम कैसे करेंगे? तो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था, कभी भी बस कान खोल के दिमाग खोल के ये बात समझ लो। कभी भी एक यूनिट वेक्टर किसी की डायरेक्शन में निकालना होता है, जैसे यहाँ ए की डायरेक्शन में निकालना ना, ए वेक्टर की डायरेक्शन में, तो यही फॉर्मूला लगता है। मैंने अभी आपको बताया था, मैं आपको दिखा भी दूंगी अभी। तो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए की डायरेक्शन में अगर आपको एक यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो क्या होगा? यूनिट वेक्टर को पहले तो कैप से डिनोट करते हैं ना, ऊपर कैप लगा देते हैं, और क्योंकि ए की डायरेक्शन में तो ए कैप लिख दिया, बी वेक्टर की डायरेक्शन में होता तो बी कैप लिख देते, मतलब ऐसा होता है इसका सिंबल। और इसका फॉर्मूला क्या हुआ? ऊपर ए वेक्टर आएगा, नीचे ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब मैं दिखाती हूँ मैंने कहाँ बताया था, आपको सब चीजें रिकॉल होती जाएंगी। ये मैंने बताया था ना अभी कि यूनिट वेक्टर अलोंग ए, अलोंग ए मतलब ए की डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना हो तो ये फॉर्मूला बताया था आपको, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो यही चीज यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब कैसे यूज करना है देखो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। ये फॉर्मूला लगाना है बस। तो इस फॉर्मूले के लिए ऊपर तो ए वेक्टर आ गया, वो तो हमें दिया ही हुआ है। नीचे क्या आएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो पहले ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। अब मैग्नीट्यूड निकालने में तो आप इजी लगने लगा होगा मैग्नीट्यूड निकालना, तो √14 आ गया। तो ए वेक्टर को √14 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक एक क्वेश्चन है करके भी दिखा देती हूँ, ताकि आपको एक एक चीज समझ में आ जाए। करके दिखाने में और फर्क पड़ता है और अच्छे से समझ में आ जाएगा दोबारा से। अब ये चीजें ना, क्योंकि यहाँ से अब आपका ना इंपॉर्टेंट शुरू हो गया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो ए वेक्टर आपका 2i + 3j + k ऐसा दिया हुआ था। इसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना था। यूनिट वेक्टर होता है ए कैप, फॉर्मूला हो गया ये। ठीक है, ए वेक्टर तो हो गया ये चीज अब हम निकालेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या हो जाएगा? रूट ऑफ इसी का ही 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √14। तो अब इस फॉर्मूले में लगाओ, देखो ऊपर ए वेक्टर आ जाएगा 2i + 3j + k, नीचे √14 आ गया, ये √14 आ गया। इसका मतलब हर एक कंपोनेंट को √14 से आप डिवाइड करोगे। 2/√14, क्योंकि वेक्टर है, ऐसे लिखना है अलग से, मतलब आई के साथ एक कंपोनेंट, जे के साथ एक और के साथ एक, ऐसी फॉर्म नहीं लिखेंगे ना हम। तो अलग से कंपोनेंट वाइज लिखेंगे, तो ये √14 तीनों के नीचे आ जाएगा। 2/√14, 3/√14, 1/√14 लिख दो। यहाँ पे जे वेक्टर, के वेक्टर, ये सब लिखना मत भूलना। जे वेक्टर, के वेक्टर, के वेक्टर, जे कैप, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ी सी और बातें बता देती हूँ। कोई भी वेक्टर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हो तो डायरेक्शन कोसाइंस ही तो होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ये बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस ही आ गए। दीज आर नथिंग बट दीज आर डीसीज, दीज आर द डीसीज। और यही बात अभी मैं रिमार्क में बता रही थी, जब भी वेक्टर में डीसीज आ जाते हैं ना, वो यूनिट वेक्टर ही होता है। क्योंकि आप अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, इनका मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, ऑटोमेटिकली 1 आएगा। ठीक है, तो यही बताना चाह रही थी, जब आई कैप, जे कैप, के कैप के साथ जब डीसीज आ जाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली यूनिट वेक्टर ही होता है। अभी पीछे एक रिमार्क बताया था आपको, ये बताया था ना कि कोई भी एक वेक्टर में जब ये डीसीज आ जाते हैं, LMN मैंने यहाँ पे डीसी से डिनोट किया था, तो जब डीसीज आ जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली वो यूनिट वेक्टर ही होता है। अब प्रैक्टिकली आप इस क्वेश्चन में करके देख सकते हो। यहाँ पे जब हमने हर एक कंपोनेंट को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया था, तो उससे करने से डीसीज आ जाते हैं। आपको मैंने बताया था ना LMN का फॉर्मूला क्या था, एल का क्या था, x/r,
m का क्या था, y अपॉन r। r क्या है, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं ना हर एक कंपोनेंट को, तो वही तो कर रहे हैं, हर एक कंपोनेंट को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें तो ये डीसीज आ जाते हैं, ये और कुछ नहीं है, डीसीज ही हैं। ठीक है, और जब डीसीज आ जाते हैं यहाँ पे आई जे के साथ, तो वो क्या हो जाता है, यूनिट वेक्टर ही हो जाता है। चलो, अब यहीं पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको तैयार कर देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी तो मैंने आपको ये कहा इस क्वेश्चन में कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है ए की डायरेक्शन में। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना है ए की डायरेक्शन में। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करती हूँ, मैं कहती हूँ अब एक वेक्टर निकालना है ए की डायरेक्शन में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड हो 7। इसमें तो मैग्नीट्यूड 1 रहा था इस क्वेश्चन में। अब मैं कहती हूँ डायरेक्शन तो ए की रहे और मैग्नीट्यूड हो जाए 7। तो इसी क्वेश्चन में अगर मैं कहूँ तो वो क्या हो जाएगा, 7a कैप। अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ए की डायरेक्शन, जब भी किसी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए होती है ना तो उसका कैप ले लेते हैं, तो उससे तो डायरेक्शन मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। और मैग्नीट्यूड 7 लेने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें तो मैग्नीट्यूड 1 ही था, तो एक हिसाब से हमने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं मैग्नीट्यूड भी 7 लो, कुछ भी मैग्नीट्यूड वो कह सकता था, 3, 4, 2, 8, 9, कुछ भी, तो ए कैप को आप उससे मल्टीप्लाई कर दोगे बस। ठीक है, चलो, तो हमेशा बात याद रखो, किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन लेनी हो ना, जैसे इस क्वेश्चन में उसने कहा था ए की डायरेक्शन ले लो, तो डायरेक्शन लेने के लिए हमेशा ना उसका कैप ले लेते हैं, ए कैप। और ए कैप कैसे निकालते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि कभी भी एक वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन लेना है तो डायरेक्शन लेने के लिए आप ए कैप निकालेंगे, यानी कि उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो आपको डायरेक्शन मिल जाता है। और क्योंकि इस क्वेश्चन में तो ही वाज टेलिंग आस्किंग अबाउट ओनली द यूनिट वेक्टर, तो हमने खाली डायरेक्शन डायरेक्शन ले ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो मैग्नीट्यूड 7 भी कह रहा है, तो आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखो क्वेश्चन दिखाती हूँ मैं। एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस। ठीक है, इसकी डायरेक्शन लेनी है, दैट हैज मैग्नीट्यूड 7। डायरेक्शन ए की लेनी है। अब यहीं से देखो, यानी कि ए कैप निकाल लेंगे, करके दिखा देती हूँ। चलो, मैं ये 2-4 क्वेश्चन करोगे ना तभी फायदा है, बीच में छोड़ दोगे तो अगली बार सब गुल हो जाएगा। ए वेक्टर, इसकी तो हमें डायरेक्शन लेनी है और मैग्नीट्यूड 7 लेना है। पहले इसकी डायरेक्शन ले लेते हैं ए कैप करके, दैट मीन्स ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी कि आई, ऊपर ए वेक्टर है बच्चे, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो आई माइनस 2j ऊपर ए वेक्टर लिखा, नीचे मैग्नीट्यूड डायरेक्टली मैं यहीं पे निकाल देती हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी √5 हो गया। तो यानी कि ए कैप क्या हुआ, 1/√5 आई माइनस 2/√5j। ये तो अभी डायरेक्शन मिली है मुझे, इस डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कह लो कि इट इज 1। अब मैग्नीट्यूड तो हमें 7 चाहिए, तो 7 ए कैप, यानी जो ए कैप आया उसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 दिया, √5 मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाला है वो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 तो मैग्नीट्यूड, अरे वो दूसरी चीज है, वो तो डायरेक्शन निकालने के लिए खुद ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, वो चीज है वो। अगर ए की हमें डायरेक्शन लेनी है तो ए के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, ये तो हमने डायरेक्शन निकाली है। दो मैग्नीट्यूड, अरे वो अलग चीज है, ये तो एक नया वेक्टर जो तैयार हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड 7 कह रहा है, और वो हम ए की मैग्नीट्यूड निकाली है, वो तो दो अलग अलग मैग्नीट्यूड्स है ना। ये तो एक जो नया वेक्टर है, मान लो उसको बी वेक्टर मैं नाम दे देती हूँ, तो बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कह रहा है 7 चाहिए उसको, और वो है ए की मैग्नीट्यूड। दो अलग अलग चीजें हैं, जो √5 निकाला दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये 7 तो उसने नया एक और वेक्टर तैयार करवा रहा है, उसका मैग्नीट्यूड वो कह रहा है कि 7 चाहिए उसको। ठीक है, तो ये 7 हम ए कैप में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7/√5 आए माइनस 14/√5j।
के कंपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे, वो जीरो है यानी कि। ठीक है, चलो आगे देखो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये कहता है, अब फटाफट होने शुरू हो जाएंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आने लगेगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब दोबारा से एक यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। ए और बी के सम की डायरेक्शन में निकालना है, यानी पहले इसको सम कर दो ए और बी को। और सम तो करना मैंने बता ही रखा है, बहुत ही आसान है। कंपोनेंट्स आप ऐड कर दो, इसका 2, आई दोनों के आई ऐड कर दो, बुक में से ही दिखा रही हूँ अभी। दोनों के आई ऐड कर दो, 4 आ गया। दोनों के जे वाले ऐड कर दो तो 3 आ गया। दोनों के के वाले ऐड कर दो, -5 और +3 तो -2 के। ये तो हो गया ए प्लस बी। इसकी डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, करके बताऊं मैं? यहाँ पे इसने थोड़ा सी वेक्टर डाल के इसको कंफ्यूज कर रखा है, मैं करके दिखाती हूँ फटाफट से। वो कहता है ए और बी दो वेक्टर्स हैं। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, 2i + j +3k। इनके सम की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर मांग रहा है। ठीक है, क्वेश्चन इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ सम ऑफ ए और बी। तो पहले सम ऑफ ए एंड बी निकाला, 4i + 3j -2k। अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यानी ए इसका कैप हो गया, तो इस पूरे इतने बड़े का कैप लगाऊंगी मैं। इसको कोई नाम दे देती हूँ, नाम रख देते हैं इसका, कोई एक और अलग से नाम रख देते हैं, सी वेक्टर रख देते हैं। ठीक है, तो सी वेक्टर का मेरे को यूनिट वेक्टर चाहिए, सी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? सी कैप हो गया, और अभी समझाया कैसे होता है। सी वेक्टर ऊपर, सी वेक्टर ऊपर, नीचे उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, सी वेक्टर ऊपर लिख दिया, ये जो सी वेक्टर है 4i + 3j -2k, और नीचे सी का ही मैग्नीट्यूड, यानी कि √4 का स्क्वायर +3 का स्क्वायर +-2 का स्क्वायर। आसान हो गया, √29 आ गया ये, +3j -2k अपॉन √29। फिर नेक्स्ट स्टेप में √29 तीनों के नीचे अलग अलग कर लेना बस। अगर ये यही पूछता कि यूनिट वेक्टर चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड 6 चाहिए। हाँ कर रही हूँ छुट्टी, छुट्टी कर रही हूँ। बस एक और क्वेश्चन रह गया, फिर नेक्स्ट टाइम करा दूंगी, छुट्टी कर रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी, मेरे को बुलवा दिया। हाँ, ए और बी वेक्टर दिया हुआ था, उसका सम, सम की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए था। लेकिन अगर वो कहता है सम की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 6 हो, तो आप 6c कैप निकालते। ठीक है, बस एक और क्वेश्चन, क्योंकि इसमें थोड़ी सी अलग चीजें हैं। ऐसे ही मैं इसी क्वेश्चन में एग्जांपल नंबर 8 में पूछती, a - b वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, तो बस a - b कर देते, a - b का कैप निकाल लेते। ठीक है, तो बस a + b और a - b तक ही सीमित है अभी आपकी दुनिया। इसकी मल्टीप्लिकेशन अभी आप नहीं जानते हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत डिफरेंट है इसका। तो वो हम अभी नेक्स्ट टाइम भी पता नहीं उसका मौका लगेगा कि नहीं, क्योंकि इसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 9। प्रत्यन, इसकी बैटरी बहुत खत्म हो रही है बेटा। बच्चों थोड़ा जल्दी करेंगे, फोन की बैटरी भी खत्म हो रही है इसकी। चलो, राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर। इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? कोई भी वेक्टर होता है उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? जो कंपोनेंट्स होते हैं वही डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हुए? 1। अगर डायरेक्शन रेशियोज इसके ए बी सी से अगर डिनोट करते हैं, तो ये ए बी सी, तो ए हो गया 1, बी हो गया 1 और सी हो गया -2। वो कहता है इसके डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस दोनों निकालो। तो बस यही बताना है, ये भी एक बहुत ही इतना जनरल क्वेश्चन है कि यहाँ से आपको डीआरस और डीसीज निकालने पता चल जाएंगे कि कैसे डीआरस और डीसीज निकालते हैं। तो डीआरस कुछ नहीं होते, बस ये जो कंपोनेंट्स होते हैं वो डीआरस होते हैं, और डीसीज क्या होते हैं? बस उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो हर किसी को। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला, ए का मैग्नीट्यूड हमने जब निकाला
बेटो बस क्लास ओवर कर ही रही हूँ। ए का मैग्नीट्यूड हमने निकाला, ए वेक्टर का क्या आएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि 4 + 1 + 1 √6 आ गया। तो सबको √6 से डिवाइड कर दो। तो डीसीज क्या होते हैं, बेसिकली एल एम एन, फॉर्मूला समझ लो। एल क्या होता है, ये जो डी आर ए बी सी है ना, उसको ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही इसको बी को भी ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। एम क्या होता है, थर्ड कंपोनेंट को ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। बस यही होता है, मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो जो कंपोनेंट्स को, तो वो आपके आ जाते हैं डीसीज। मैग्नीट्यूड क्या है, √6, तो ये हो गया 1/√6, ये एम हो गया, एल हो गया 1/√6, एम भी हो गया 1/√6, और एन हो गया -2/√6। बस खत्म, ये हो गए डीसीज। तो ये हो गए डीआरस और डीसीज। तो अभी तक हमने किया था इसका, डीआरस और डीसीज का। तो यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने क्वेश्चन एक बता दिया आपको, ताकि जो थियरी में तो कुछ ज्यादा ही इसका इलेबोरेटेड सी चीजें हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल गया होगा डीआरस और डीसीज हम कैसे निकालते हैं। डीआरस तो निकालना ही नहीं हो, तो जो कॉम्पोनेंट्स है वो दैट आर डीआरस, और डीसीज क्या होते हैं, बस उनके मैग्नीट्यूड से आपने डिवाइड कर दिया, वो डीसीज हो गए। ठीक है, अब कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछिए, अदरवाइज आप लॉग